A very good evening to all of you. I myself Rohit, and this is our 11th lecture for molecular basis of inheritance. In previous lecture we study about genetic code, and in this lecture we play our final shot, that is protein synthesis. Student, in previous lecture in genetic code we discuss about how the information, in which form the information is present on mRNA, and now in this lecture student we discuss about how this information used to form protein. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट बात आती है इंट्रोडक्शन. बेटा अगर मैं बात करता हूं अपने प्रोटीन के बनने की फॉर्मेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर मैं प्रोटीन की फॉर्मेशन की बात करता हूं, तो बेटा इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. और हमारा जो पढ़ने का जो बेसिस होगा हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या होता है और यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या होता है. उससे हमारे डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएंगे और हमें पता भी लग जाएगा कि हाँ इसी तरीके से प्रोकैरियोट के अंदर हुआ था, इस तरीके से यूकैरियोट के अंदर होता है. बेटा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमने बताया कि हमारा फाइनल स्ट्रोक होगा किसका, जो जीन हमारा डीएनए के ऊपर प्रेजेंट था. डीएनए से क्या बना था, आरएनए बना था, और आरएनए से क्या बने थे, प्रोटीन बने थे. ठीक है ना. तो जो जीन आपका डीएनए के ऊपर प्रेजेंट था वो अब अपना फाइनल शॉट खेलने वाला है, वो अब अपना असली रंग दिखाने वाला है, जो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा एमआरएनए था, ठीक है ना, जो हमारा एमआरएनए था वो ट्रांसलेट होके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा. ठीक है. इसकी बेटा 3 स्टेज होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ये हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे. उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने प्रोटीन को देखा था कि प्रोटीन जो है वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बना था. ठीक है ना. और जो प्रोटीन, डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन होते हैं बेटा, वो आपके डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन होंगे, 20 जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनसे जितने अलग अलग तरीके के जितने टाइप के मिलेंगे उस तरीके के हमारे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है, प्रोटीन होती क्या है, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है. उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा कि कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. किसके अंदर, इसके अंदर हम कौन कौन सी जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिएगा. उसके अंदर बेटा हमें अमीनो एसिड चाहिएगा, उसके अंदर हमें टीआरएनए चाहिएगा. ठीक है. टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम चाहिएगा जो अमीनो एसिड को टीआरएनए पे लगाएगा. राइबोसोम चाहिएगा क्योंकि राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है. एमआरएनए चाहिएगा. ठीक है. एन फॉर्माइल मिथोनिन टीआरएनए चाहिएगा जो फर्स्ट आपका कोडोन होगा. इनिशिएशन कोडोन एयूजी चाहिएगा. इनिशिएशन फैक्टर चाहिए जो कुछ एडिशनल प्रोटीन जो आपको चाहिए. एटीपी चाहिएगा, जीटीपी चाहिएगा, अमीनो एसाइल टीआरएन चाहिएगा, इलोंगेशन फैक्टर चाहिए, रिलीजिंग फैक्टर चाहिए, टर्मिनेटिंग फैक्टर चाहिए और Mg2+ चाहिएगा. ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके आगे देखना. आप लोग इन सारे, वो कहते हैं ना कि सब्जी बनाने से पहले उसका कंटेंट तैयार करते हैं, उसी तरीके से बेटा प्रोटीन बनाने से पहले मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट रख दिया कि ये बेटा एक एक चीज का आगे चल के हम लोग यूज पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद बेटा हम लोगों को पता है कि जो प्रोटीन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम के ऊपर बनते हैं. ठीक है ना. आप लोगों ने अभी तक खूब 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है. आज मैं बताऊंगा किस तरीके से. ठीक है. स्टार्ट करते हैं बेटा. कौन कौन से स्टेप आपके आने वाले हैं जब आप प्रोटीन सिंथेसिस करोगे. तो बेटा सबसे पहले आपका जो राइबोसोम होता है उसको प्रिपेयर किया जाएगा. टीआरएनए की बाइंडिंग कराई जाएगी एमआरएनए के साथ और राइबोसोम के साथ. ठीक है. पैनिक मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये सारे स्टेप पढ़ेंगे एक एक करके. राइबोसोम जो है बेटा, जो राइबोसोम है वो एक दूसरे अमीनो एसिड को जोड़ेगा और जो टीआरएनए आपका मॉलिक्यूल लेके आ गया फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा और वो दोबारा से दूसरे अमीनो एसिड को लेने के लिए तैयार हो जाएगा. ठीक है ना. और इस तरीके से आपकी जो ग्रोइंग चेन है वो बनती चली जाएगी.
एंड में जाके हम लोग mRNA को जो है वो वहां से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, आपका राइबोसोम होगा, इसके अंदर हम लोग mRNA बनाएंगे, mRNA लेके आएंगे, वहां से tRNA आएगा और यहाँ पे आपके अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे tRNA आते चले जाएगा, अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जब चेन बन जाएगी तो राइबोसोम आपके अलग हो जाएंगे, mRNA आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग सबको देखते हैं। ठीक है, अब बेटा उससे पहले एक हमारा स्टेप होता है, देखो हम लोगों को पता है 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, अभी हम लोग पढ़ के आए। उससे पहले बेटा एक स्टेप होता है कि जो भी आपका अमीनो एसिड, हमें पता है अमीनो एसिड क्या करेगा, अमीनो एसिड फॉर्मेशन करेगा, किसकी, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। अब मुझे क्या करना है, इन अमीनो एसिड को सेल से उठा के किसके ऊपर लगाना है, पहले tRNA के ऊपर लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो tRNA है वो ही, देखो tRNA फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर RNA, और वो क्या करता है, जो आपका सेल के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनको कहां तक लेके आता है, किसके ऊपर लेके आता है, mRNA के ऊपर लेके आता है। कौन, tRNA लेके आता है ना। अब जरूरत है ना कि इन अमीनो एसिड को बेटा, इन अमीनो एसिड को आपको ये कहना पड़े कि हाँ भाई चलो अब गाड़ी में बैठो, गाड़ी तैयार है। अब आपका tRNA आपका तैयार है, इसलिए बेटा क्या करना होता है, पहले tRNA के ऊपर इन अमीनो एसिड को अटैच करना होता है। ये अमीनो एसिड बेटा ऐसे ही अटैच नहीं होते। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, ये जो आपका अमीनो एसिड होता है इसमें ये आपका पहले ATP यूज करता है और इसका बेटा फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, इसके ऊपर बेटा फॉस्फोरस ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बेटा फॉस्फोरस ऐड किया जाता है। उसके बाद जब इसके ऊपर फॉस्फोरस आ जाता है तो ये बेटा tRNA की, जो हमने बताया था ना CAA, ठीक ना, जो आपका 3' एंड होता है बेटा, उसके ऊपर जो OH ग्रुप होता है, उसके साथ जो आपका एडिनाइलेटेड आपका अमीनो एसिड है वो क्या हो जाता है बेटा, इस tRNA के साथ क्या हो जाता है, आपका अटैच हो जाता है। ठीक ना, इस tRNA के ऊपर क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है। ठीक ना, और अब देखो हमें ये भी पता है कि जो ये साइड है ये कैसी साइड है, आपकी एंटीकोडोन साइट है। तो ये जो एंटीकोडोन साइट है बेटा, ये आपकी कहां जाके लगती है, ये आपकी कहां जाके लगती है, जो mRNA है बेटा उसके ऊपर जाके अटैच होती है। और इसके ऊपर कौन है, tRNA के ऊपर कौन है, यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से बेटा tRNA जो है वो mRNA के पास क्या लेके आ गया, अमीनो एसिड को लेके आ जाता है। ये बेटा ये ध्यान रखना है कि एक तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, एक हो रहा है बेटा आपका अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है ना, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, उसके बाद देखो इस तरीके से आपकी जो प्रीवियस रिएक्शन है उसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं। अमीनो एसिड है, ATP के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड है ये एडिनाइलेटेड कर दिया, ये जो यूनिट है ये इसके ऊपर अटैक करवा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद जब ये एडिनाइलेटेड हो जाता है तो tRNA आता है, tRNA का जो 3OH ग्रुप होता है बेटा वो आपका कहाँ अटैक करता है, वो इसके इस पोजीशन पे अटैक करता है, और यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे आप अपने साथ क्या जोड़ लेता है, tRNA आपका क्या जोड़ लेता है, tRNA क्या जोड़ लेता है, अमीनो एसिड को जोड़ लेता है। ठीक है, अमीनो एसिड को देखो, अमीनो एसिड जुड़ गया, ये आपका क्या था, tRNA था। ठीक है ना, और tRNA की कौन सी साइड से जुड़ा है सर, 3' एंड से जुड़ा है, 3' एंड से। ठीक है ना, इस तरीके से बेटा आपका जो tRNA है वो अटैच कर लेता है। अब ये tRNA कहाँ चला जाएगा, mRNA के ऊपर चला जाएगा, और कौन सी साइट tRNA की अटैच होगी, एंटीकोडोन साइट अटैच होती है mRNA के साथ। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइम कौन सा था, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है ना, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है ना, 1 सिंथेटेज, हर एक अमीनो एसिड के लिए बेटा आपका एक सिंथेटेज यूज होता है। ठीक है ना,
हर एक अमीनो एसिड के लिए आपका एक पर्टिकुलर सिंथेटेज एंजाइम होता है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ अटैच करवाता है, ठीक है ना। तो बेटा जो हमारा फर्स्ट जो हमने सब्जी बनाने से पहले जो मसाला तैयार करना था उसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था टीआरएनए की चार्जिंग। टीआरएनए को हमने क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है। किसकी वजह से बेटा, एटीपी की वजह से हमने इसको चार्ज किया है। कई बार बेटा 2OH साइट पे अटैच हो जाता है राइबोज की, और कई बार 3OH साइट पे अटैच होता है। पता है ना कि आपका राइबोज शुगर है, आपका राइबोज शुगर प्रेजेंट है आरएनए के पास, और इस राइबोज में कई बार सेकंड पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, कई बार 3 पोजीशन पे भी आपका जो आपका अमीनो एसिड है टीआरएनए के साथ अटैच हो जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टीआरएनए जो है टीआरएनए के साथ वो अटैच हो जाता है, ये थोड़ी सी फिल्म दिखा रहा हूं, जैसे ही टीआरएनए के साथ कोई आपका अमीनो एसिड अटैच हो गया, वो टीआरएनए किसके ऊपर लेके आता है, वो बेटा आपका एमआरएनए के ऊपर लेके आता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पूरा एमआरएनए है। और देखो इस तरीके से ये जो एमआरएनए है इसके ऊपर आपका क्या आ गया, टीआरएनए आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो लेके आता है, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा आपका जो देखो, इसलिए दिखा रहा हूं बार बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका टीआरएनए है, ये आपका टीआरएनए है, इसके ऊपर आपका एडिनाइलेटेड जो आपका अमीनो एसिड है वो आपने अटैच कर दिया किसकी मदद से, एटीपी की मदद से। और कौन सा एंजाइम, टीआरएनए सिंथेटेज की वजह से ये जो है ये अटैच हो गया। ये अटैच होने के बाद बेटा ये किसके ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, ये एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। इस वजह से हमारा नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है, नेट रिजल्ट निकल के आता है कि अमीनो एसिड आपका सिलेक्टेड हो गया है उसके कोडोन के साथ, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने जो राइबोसोम यूनिट थी वो ये पढ़ी थी, उसका रिवाइज करवा देता हूं कि कौन कौन सी राइबोसोम यूनिट थी। प्रोकैरियोट के अंदर बेटा 70S होती है, यूकैरियोट के अंदर 80S होती है। जो 70S होती है वो आपकी 2 यूनिट से मिलकर बनती है, 50S और 30S। और जो 80S होती है वो भी 2 यूनिट से मिलकर बनती है, 60S और 40S। ये जो 50S होती है बेटा ये आगे जाके डिवाइड होती है आपकी 5S और 23S में, और जो 30S होती है वो बेटा 60S में डिवाइड होती है। उसके पास कुछ एक प्रोटीन होते हैं और इसके पास भी कुछ एक प्रोटीन होते हैं, 34 प्रोटीन। 60S जो होती है बेटा वो आपकी 3 भाग में डिवाइड होती है, 5S, 28S और 5.8S। और जो 40S होती है वो बेटा आपकी 18S में डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो राइबोसोम यूनिट है, देखो किस तरीके से आपके प्रोटीन बनाए जाते हैं। ये जो एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट आपस में मिलती है, बीच में इनके एमआरएनए प्रेजेंट होता है। और इन एमआरएनए के ऊपर ये जो जगह देख रहे हो ना, ये जो जगह देख रहे हो बड़ी वाली साइड पे, यहाँ पे आपका आके कौन अटैच होता है, आपका टीआरएनए, आपका जो अमीनो एसिड लेके आया है वो आपका इस तरीके से अटैच होता है। ये सिर्फ मैं आपको फिल्म की एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से आप आगे जाके फिल्म को देखोगे, ठीक है। क्या होता है कि एक छोटी यूनिट है, इसके अंदर आपका एमआरएनए अटैच हो गया, राइबोसोम की एक छोटी यूनिट है, इसके अंदर आपका एमआरएनए अटैच हो गया, और इस छोटी यूनिट के ऊपर अब बड़ी यूनिट आ जाती है, और इस बड़ी यूनिट में ऐसे प्लॉट कटे हुए होते हैं, और इन प्लॉट में क्या होता है, आपका टीआरएनए आके अटैच होता है, ठीक है। अब बेटा ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ना, इसकी बेटा 3 साइट होती है, इसकी 3 साइट होती है। कौन कौन सी 3 जगह होती है बेटा, एक जगह होती है ए जहां से एंट्री होती है, एक होती है पी जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और एक होती है बेटा एग्जिट जहां से आपका टीआरएनए बाहर निकल जाता है। आपका ऑटो सवारी लेके आया, आके यहाँ बैठा, बैठने के बाद यहाँ काम किया, और फिर यहाँ से आपका एग्जिट होके बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। इसलिए बेटा जो आपका टीआरएनए, जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है, उसके बेटा 3 स्टेप अब बेटा डीपली चलेंगे। 3 स्टेप कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है ना। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से। हम लोग देखेंगे कि आपका
आपका इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है, यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। इलोंगेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है, यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है टर्मिनेशन, ठीक है। इस तरीके से बेटा कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है। आप लोग फोकस रखिएगा। तो बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, इनिशिएशन होता कैसे है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एक इस तरीके से आपकी मशीनरी बनेगी, आपकी एक फैक्ट्री इस तरीके से बनेगी कि एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। इस स्मॉल यूनिट के अंदर आपका एमआरएनए आता है और ऊपर से आपकी क्या आ जाती है, लार्ज यूनिट आती है और इस तरीके से आपके प्लॉट देती है, इस तरीके से आपकी जगह देती है, ठीक है, टीआरएनए को आने के लिए, ठीक है। तो पहले बेसिकली बेटा इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये आपके कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो आपका छोटी यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा, दो यूनिट होती है, एक 50s और एक 30s, ठीक है ना बेटा, की दो यूनिट होती है, एक 50s और एक 30s, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा एक 50s होती है और एक 30s होती है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है, 30s है, ठीक है। इस 30s के साथ बेटा एक आपका फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होता है IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3। IF3 बेटा इसके साथ जुड़ जाता है। IF3 किसके साथ जुड़ जाता है, आपका 30s सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है बेटा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो 30s यूनिट है बेटा, इसमें एक सीक्वेंस होता है बेटा, इसमें एक सीक्वेंस होता है 30s यूनिट में आपका, 30s यूनिट में आपका बेटा एक सीक्वेंस होता है साइन डेलगर्नो, DALGARNO, ठीक है ना। आपकी 30s साइट यूनिट में एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपका mRNA के थ्रू पहचाना जाता है, ठीक है ना। mRNA की जो कैपिंग साइट होती है उसके थ्रू पहचाना जाता है और उससे क्या होता है, आपका जो 30s सब यूनिट है बेटा वो आपकी mRNA के साथ बेटा अटैच हो जाती है। साइन डेलगर्नो सीक्वेंस होता है बेटा, उससे क्या होता है, आपकी स्मॉल यूनिट आपकी mRNA के साथ अटैच हो जाती है, mRNA के साथ अटैच हो जाती है और इस mRNA के ऊपर बेटा एक फैक्टर होता है IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इनिशिएशन करा रहे हैं तो इनिशिएशन फैक्टर 3 करके एक प्रोटीन आ जाता है बेटा, वो अटैच हो जाता है। और जब बेटा वो अटैच होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो अटैच होता है तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, कि जो बड़ी यूनिट होती है ना, जो आपकी बड़ी यूनिट होती है, किसकी, जो आपकी बड़ी यूनिट होती है, किसकी बड़ी यूनिट, राइबोसोम की जो आपकी बड़ी यूनिट होती है, वो उसके ऊपर बेटा अटैच नहीं हो सकती। जब तक आपका IF3 राइबोसोम के ऊपर अटैच रहेगा, स्मॉल यूनिट के ऊपर अटैच रहेगा, तब तक आपकी लार्ज यूनिट अटैच नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं क्या करता हूं, उसके बाद बेटा आपकी दो आपके और फैक्टर आते हैं इनिशिएशन फैक्टर, एक इनिशिएशन फैक्टर 1, एक इनिशिएशन फैक्टर 1 और एक बेटा इनिशिएशन फैक्टर 2 विद द हेल्प ऑफ GTP। एक इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1 और एक आता है बेटा IF2 प्लस GTP मतलब जैसे ATP होती है ना, उसी तरीके से एनर्जी कंटेंट लेके आता है। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट के साथ बेटा जुड़ जाते हैं। और जब ये दोनों स्मॉल यूनिट के साथ जुड़ जाते हैं बेटा, तो ये किस चीज में हेल्प कराते हैं, ये टीआरएनए को, जो इनिशिएशन साइट थी, जो इनिशिएशन आपका जो टीआरएनए है, इसको बेटा हेल्प करते हैं इस पोजीशन पे आपके लाने के लिए। देखो कुछ नहीं है इतना, आपका एक आपकी 30s यूनिट है। सबसे पहले मैंने इसको तैयार करना है, इसके ऊपर mRNA लगता है साइन डेलगर्नो सीक्वेंस को देख के, उसके बाद IF3 एक फैक्टर लगता है ताकि बड़ी यूनिट आपकी एकदम से आके क्लोज ना कर ले सिस्टम को। उससे पहले बेटा IF3 जब लग जाता है तो आपकी जो बड़ी सब यूनिट होती है 50s वो आपकी नहीं लगती। उसके बाद बेटा IF1 आता है और IF2 GTP लेके आते हैं, और ये दोनों जब आ जाते हैं बेटा तो क्या करते हैं, जो टीआरएनए होता है उसको बुलाया जाता है, उसको बुला के यहाँ पे अटैच करवाया जाता है बेटा, GTP रिलीज हो जाती है। GTP की एनर्जी की वजह से जो टीआरएनए है बेटा वो यहाँ पे अटैच हो जाता है,
ठीक है ना। और उसके बाद बेटा जब टीआरएनए अटैच हो जाता है तो जो आपकी IF3 जो यूनिट होती है, IF3 वो बेटा आपकी रिलीज हो जाती है, यहां से निकल जाती है। और जब बेटा आपकी IF3 जो यूनिट है बेटा निकल जाएगी, अब बेटा मैंने बताया था ना कि IF3 क्या काम करता है, बड़ी यूनिट को जो आपकी 50S है उसको आने से रोकता है। अब जब बेटा आपकी IF3 यहाँ पे अटैच रिलीज हो गई तो आपकी बड़ी यूनिट जो है 50S जो है वो छोटी के साथ आपकी अटैच हो जाएगी। और इस तरीके से बेटा आपकी 3 जगह बन जाती है, एक जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनने हैं P साइट, उससे पहले A साइट और उसके बाद में E साइट, जहां पे टीआरएनए नेक्स्ट जो टीआरएनए आएगा वो आपका यहाँ पे आके लगेगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और यहाँ से जो टीआरएनए वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपकी जो है वो इनिशिएशन जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा आपका जो सेकंड स्टेप है, जो सॉरी यूकैरियोट के अंदर अगर मैं बात करता हूं इनिशिएशन की, थोड़ा सा देखो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। देखो जो राइबोसोम यूनिट होती है वो आपकी कौन कौन सी होती है, 80S होती है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, इन दोनों को अलग किया जाएगा, फिर स्मॉल यूनिट पे आपका एक ऐसा फैक्टर लगाएगा जो इस बड़ी यूनिट को इसके ऊपर ना आने दे। इसी तरीके से बेटा स्मॉल यूनिट पे लगता है आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 EIF देख रहे हो ना। EIF की क्या फुल फॉर्म है, IF की तो क्या थी, इनिशिएशन फैक्टर, EIF की क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 और बेटा इनिशिएशन फैक्टर 1 जो होता है बेटा, वो दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा आपके स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब स्मॉल यूनिट के ऊपर बेटा ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो आपकी जो बड़ी यूनिट है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अभी मुझे क्या है, बड़ी यूनिट को नहीं जोड़ना है, इसलिए मैं ये 2 फैक्टर है बेटा ये अटैच करता हूं। उसके बाद बेटा जो जैसे वहां पे IF2 और IF1 जो थे वो GTP लेके आ रहे थे, उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी IF2 जो है वो GTP लेके आएगा। और क्या करेंगे बेटा, GTP आने के बाद, GTP जब आ जाती है बेटा उसके बाद ये स्मॉल यूनिट के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, और इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलता हूं बेटा, इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलता हूं 43S कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलता हूं, 43S कॉम्प्लेक्स। अब तक मेरा क्या था 40S, अब मेरा क्या आ गया 43S कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब मेरा ऊपर से इनिशिएशन फैक्टर सेकंड आके स्मॉल यूनिट के ऊपर अटैच हो जाता है तब। उसके बाद बेटा एक फोर्थ फैक्टर और आता है, इनिशिएशन फैक्टर 4। इसकी कई सारी यूनिट होती है, A, B, G, E, ठीक है ना, प्लस ATP जब ये लेके आता है बेटा तो ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है आपका स्कैनिंग कराने में काम आता है। ये आपका ढूंढता है कि आपका इनिशिएशन कोडोन कहाँ है, आपका AUG जो है जहां से मुझे प्रोटीन की सिंथेसिस को शुरू करना है वो कहाँ है। ठीक है ना, अब ये सारे मिलके बेटा स्कैनिंग करते हैं और इन्हें अपनी जगह मिल जाती है। और बेटा जैसे ही जगह मिलती है उस वहां से बेटा आपका एक इलोंगेशन फैक्टर 5 आता है और उसकी वजह से बेटा आपका सारे जो फैक्टर थे बेटा वो रिलीज हो जाते हैं। IF3 भी रिलीज हो जाता है, IF2 भी रिलीज हो जाता है। और जब बेटा हमने पढ़ा कि IF3 जो है वो क्या काम कर रहा था, वो आपकी बड़ी यूनिट को इसके ऊपर अटैच नहीं होने दे रहा था। अब जब हमारा सारा काम हो गया अब मुझे क्या करना है, IF3 को रिलीज कर देना है। और जैसे ही बेटा आपका IF3 जो है वो रिलीज होगा तो बेटा जो बड़ी यूनिट है वो आपकी आके अटैच हो जाती है। और इस तरीके से बेटा हमारा 80S कॉम्प्लेक्स कंप्लीट बन जाता है। ठीक है ना, 80S जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो आपका कंप्लीट बन जाता है। और इसमें आपका इनिशिएशन जो है शुरू का जो टीआरएनए है बेटा वो आपका अटैच भी हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से आपका डिफरेंस था किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। इसके अंदर इतने इनिशिएशन फैक्टर नहीं आए थे, इसके अंदर सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर थे, IF3, IF2 और IF1। IF3 ने क्या काम किया था, IF3 ने काम किया था कि दोबारा से कोई बड़ी यूनिट इसके ऊपर अटैक ना करे। IF2 ने क्या काम करा था, टीआरएनए को लगाया था, जैसे ही टीआरएनए लगता है IF3 हट जाता है और बड़ी यूनिट जुड़ जाती है। इस तरीके से फाइनल 70S यूनिट बनती है। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से पहले 40S जो यूनिट होती है स्मॉल यूनिट, उसके ऊपर
EIF3 जुड़ता है, EIF3 जुड़ते के साथ ही EF2 जुड़ता है एनर्जी के साथ, और जब एनर्जी के साथ ये जुड़ता है तो कुछ एक और फैक्टर आते हैं आपका IF4। ये क्या करता है, स्कैनिंग करता है और AUG सीक्वेंस को ढूंढता है। जैसे ही AUG सीक्वेंस मिलता है tRNA उसके ऊपर अटैक करता है। tRNA जो है वो आपका उसके ऊपर आ जाता है, कौन सी स्मॉल यूनिट के ऊपर आपका tRNA जो है वो आपका आ जाता है। देखो ये tRNA यहाँ पे आ गया। जब ये tRNA जो है आ जाता है तो उसके बाद बेटा जब उनको इनिशियल जगह मिल जाती है, उसके बाद ये सारे फैक्टर आपके यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बेटा आपकी जो 60S यूनिट है वो दोबारा से इसके ऊपर आ जाती है। इसके अंदर बेटा शुरू में 40S होता है, फिर आपका 43S होता है। यहाँ पे आप बोलते हो 48X बोल देते हो, 48S बोल देते हो कॉम्प्लेक्स को, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट फाइनल जो होता है बेटा 80S आके बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी क्या होती है, इनिशिएशन होती है। मतलब आपने क्या किया इनिशिएशन में क्या किया आपने, पी साइट के ऊपर आप एक अपने टीआरएनए को लेके आ गए हो। अब बेटा बात करते हैं सेकंड स्टेप की, इलोंगेशन की। तो बेटा जो इलोंगेशन होता है वो दोनों के अंदर, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका प्रोकैरियोट हो, चाहे वो आपका यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर बेटा सेम होता है। इसमें आप बेसिकली क्या देखते हो कि जो ए साइट होती है उसके ऊपर आपका टीआरएनए आता है। जैसे ही यहाँ पे टीआरएनए आके लगता है तो बेटा यहाँ पे इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बेटा बॉन्ड बनने लग जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, देखो आप ये देख रहे हो, ये आप पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गया, देख रहे हो आप, ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा, ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये पी साइट के टीआरएनए से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये पी साइट का जो जो राइबोसोम होता है बेटा, जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए के ऊपर थोड़ी सी आगे की तरफ आपका चलता है और क्या कर देता है, पी साइट को तो यहाँ पे ले आता है और ए साइट के टीआरएनए को पी साइट के ऊपर ले आता है। देखो ए साइट का आरएनए जो था वो आपका पी साइट पे आ गया, और जो पी साइट का था जो आपका पॉलीपेप्टाइड से अलग हो गया था वो आपका कहाँ आ गया, ई साइट पे आ जाता है। और ई साइट से बेटा वो कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। और अगली बार फिर बेटा दोबारा से एक टीआरएनए आता है, वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद वो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद बेटा पी साइट पे आपका खाली जो टीआरएनए है वो आपका कहाँ चला जाता है, ई साइट पे चला जाता है। क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं बेटा वो आगे की तरफ एमआरएनए की तरफ मूव करते रहते हैं, इस वजह से बेटा जो टीआरएनए है उसको जगह क्या मिलती है अगले को, ई साइट पे, और ई साइट से फिर वो बाहर चला जाता है। और इस तरीके से बेटा हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा वो इस तरीके से लंबी होती चली जाती है। आप देख रहे हो अभी 4 है और इसमें देखो अभी 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है बेटा वो आपकी चलती रहती है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर। ठीक है ना बेटा, दोनों के अंदर सेम होता है, प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर इलोंगेशन दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने आपका डिस्टिंग्विशन नहीं किया है। टर्मिनेशन की बात करता हूं बेटा, तो जो टर्मिनेशन होता है हमें पता है टर्मिनेशन के लिए बेटा कुछ एक कोडोन होते हैं, टर्मिनेशन के कोडोन होते हैं। कौन कौन से, UAA, UAG और आपका UGA, ये आपके कुछ एक कोडोन होते हैं बेटा। जैसे ही ये आपका एमआरएनए के ऊपर ये स्टॉप कोडोन आते हैं बेटा, अब इनके लिए देखो, इन तीनों के लिए कोई टीआरएनए तो प्रेजेंट होता नहीं है। जब इनके ऊपर कोई टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है बेटा, तो यहाँ पे कौन आके अटैच हो जाता है, रिलीजिंग फैक्टर आपका यहाँ पे अटैक कर देता है। और जैसे ही बेटा आपका रिलीजिंग फैक्टर आपका ए साइट के ऊपर अटैच होता है, वो बेटा क्या करवा देता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहे थे ना, जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था किनके बीच में, टीआरएनए के बीच में और इस चेन के बीच में, इसको बेटा यहाँ से तोड़ देता है। ठीक है ना, किस तरीके से, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है बेटा ये क्या करता है, यहाँ से जो है, यहाँ से इस तरीके से बेटा हाइड्रोलाइसिस करवा देता है इस बॉन्ड की बेटा हाइड्रोलाइसिस करा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटीन है बेटा ये यहाँ से आपका बाहर निकल आता है। ठीक है ना, IF रिलीजिंग फैक्टर होते हैं बेटा, RF रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। सिर्फ यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस ये है कि जहां आप RF बोल रहे थे, रिलीजिंग फैक्टर बोल रहे थे,
अब वहां आप क्या बोलते हो, ERF बोलते हो, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर बोलते हो। देखो जैसे इनिशिएशन फैक्टर थे दोनों के अंदर सेम थे, सिर्फ वहां पे इनिशिएशन प्रोकैरियोट के अंदर IF बोला था और यूकैरियोट के अंदर आते ही मैंने आगे E लगा दिया था। E का मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। टर्मिनेशन बेटा सिमिलर होता है, जैसे ही देखो ये स्टॉप कोडोन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ही ये आपके स्टॉप कोडोन आते हैं उन स्टॉप कोडोन पे बेटा क्या होता है, आपका रिलीजिंग फैक्टर आपका आके अटैच कर देता है और रिलीजिंग फैक्टर क्या करा देता है बेटा, इस mRNA को और जो ये पूरी फैक्ट्री जो बन रही थी इनको सबको क्या करा देता है बेटा, अलग अलग करा देता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आज हमने अपना फाइनल स्ट्रोक देखा। क्या क्या देखा हमने, टर्मिनेशन देखा, टर्मिनेशन में हमने पढ़ा रिलीजिंग फैक्टर, इलोंगेशन देखा और बेटा हमने इनिशिएशन देखा प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, दोनों इंपॉर्टेंट थी। और एक बेटा मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था आपका चार्जिंग, की चार्जिंग जो है टीआरएनए की वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना, चार्जिंग जो है वो टीआरएनए की किस तरीके से होती है, ठीक है। ये सब मैंने बेटा आपको जितना आपके लिए सुटेबल था वो कराया है। आई होप बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइए बेटा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।